कल के लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ाया था ना। कल का अपना पूरा लेक्चर जो था इट वाज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, उसका डेरिवेशन डिराइव कैसे करना है, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन रियलिटी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, ये सारी चीज़ें अपनी कल के लेक्चर में होगी, है ना। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश किया है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क और उसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन करके एक टॉपिक दिया है और फिर ये वाला टॉपिक दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन मैं थोड़ा सीक्वेंस बदल रहा हूँ, मैं आपको पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पढ़ाऊंगा सब, डोंट वरी, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। खाली सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, वो आपके समझने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कहाँ मिलेगा मालूम, पेज नंबर 15 के ऊपर। तो जो पेज नंबर 14 का टॉपिक है और जो पेज नंबर 13 के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट का पैराग्राफ, ये इतना भी मैंने रोका है थोड़ा सा, उसको बाद में करेंगे हम लोग। पहले ये दोनों थ्योरम करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों को अप्लाई कब करना है, व्हेन डू वी नीड टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका फॉर्मूला क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको समझाऊंगा उसका डेरिवेशन। क्या बेटा, डेरिवेशन। क्या क्या बोला मैंने, सुनो पहले क्या बोला मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत लगती कब है, कब अप्लाई करना होता है पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट तो तुम लोग याद कर लेंगे, फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लेंगे, मेन जो मुद्दा आपको वो ये पता होना चाहिए कि कब उसको यूज करना है, व्हेन डू वी नीड टू यूज इट। तो पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कब करना होता है, कब उसका यूज आता है। सेकंड नंबर पर हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट, फॉर्मूला वगैरह वगैरह, और तीसरे नंबर पर उसका पूरा डेरिवेशन। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टॉपिक छोटा सा पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। सुनियो ना, सुनियो, सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। और एक इसका बड़ा भाई होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। क्या, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, देखो समझिए, एक बॉडी है, ठीक है ना। अब इसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेट्स से इसको मैंने वेट किया, वैसे तो ये बहुत हल्की है लेकिन मान के चलते इसको मैंने वेट किया, ये 2.5 kg का है। कितने केजी का है, फॉर एग्जाम्पल कितने केजी का है, 2.5 kg का है। अब ये इसका जो 2.5 kg है कहाँ पे, इधर पे है क्या, इधर, यहाँ पे, हाँ क्या बोली, पूरी बुक में फैला हुआ है ना। किसी को थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं पूरा 2.5 kg जो है वो पूरी बुक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बोल, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बुक पे बटा हुआ है, करेक्ट है सर। वो इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ नहीं, उसका मास यहाँ पे नहीं एक्ट कर रहा है, उसका मास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होता है वैसे तो वो पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर उस ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट ऐसा होता है, एक स्पेशल पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट के ऊपर वो पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्या होता है बोल, मतलब वहां पे है नहीं वो पूरा मास, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो पूरा मास उधर ही पे टिका हुआ है, उसी एक पॉइंट पर टिका हुआ है, और उस एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं बोल, सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पूरे मास को क्या माना जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, कि यहाँ पर इसका पूरा मास टिका हुआ है। वैसे तो मास पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर उसका मास क्या होता है, टिका हुआ होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देख कैसे, यू विल फील इट, थोड़ा सा इसको फील करके देखते हैं। ये बुक है, समझ में इसको ना बैलेंस करना चाह रहा हूँ, ऐसा बैलेंस करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा इसको, अगर मैंने इसको ऐसा हवा में छोड़ा तो ये बुक नीचे आ जाएगी। इसके से नीचे आ रही है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं, मास की वजह से। इसके पास मास है m/g, क्या लग गया, वेट फोर्स। वो वेट फोर्स इसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m/g। m क्या होता है, मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा कहाँ एक्ट करते हैं, नीचे। तो इसमें जो वेट फोर्स लग रहा है वो उसको नीचे खींच के लेके जा रहा है, करेक्ट है। अगर मैं उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो ये बुक क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो समझ में क्या करता हूँ, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो समझ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इधर। तो बताइए बुक रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, गिर जाएगी।
क्यों क्यों गिर गई नीचे देख, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, वो यहाँ के मास को तो बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन यहाँ का पूरा मास क्या कर रहा है, उसको खींच के नीचे लेके आ जा रहा है। समझ, इधर भी मास है, इधर भी मास है, इधर भी, पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैंने यहाँ पे उंगली लगाया तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, सिर्फ कितने मास को बैलेंस कर रहा है वो, सिर्फ ये इतने मास को, बाकी ये पूरा मास क्या कर रहा है, वैसे ही उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो इतने मास की वजह से जो वेट फोर्स है वो बुक को क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। अगर इस बुक को मैं यहाँ पे पकड़ू तो यहाँ का जो पूरा मास है वो उसको नीचे खींच लेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस बुक का एकदम सेंटर पॉइंट निकालूं, बिल्कुल सेंटर, मतलब ये लेंथ नापता हूँ, इसका आधा लेकर एक लाइन खींचता हूँ, ये ब्रेथ नापता हूँ, इसका आधा लेकर एक लाइन खींचता हूँ, तो वो दोनों लाइन एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, वो इस बुक का बीचों बीच सेंटर रहेगा। उस सेंटर पे अगर मैं इस बुक को ऐसे पकड़ू तो ये देखिए, क्यों अब यहाँ का मास गायब हो गया क्या, यहाँ का मास गायब हो गया क्या, मास तो इधर भी है, मास तो इधर भी है, वेट फोर्स नीचे खींचना चाहिए था, अब क्यों रुका भाई, अब क्यों नहीं गिर रहा है, यहाँ पकड़ते गिर गया था फौरन, यहाँ पकड़ते गिर गया था फौरन, बोले यहाँ का मास खींच लिया, यहाँ पकड़े तो बोले यहाँ का मास खींच लिया। तो जब इधर बीचों बीच सेंटर में इसको ऐसा पकड़ रहा हूं मैं, देन व्हाई इट इज गेटिंग बैलेंस, क्यों रुका हुआ ये, क्या ये सारे मास मर चुके, नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट है जिसको मैंने पकड़ रखा है वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर इस पूरी बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब मैं उसको बैलेंस कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ ये इतने हिस्से को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे मास को क्या कर ले रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। ये रुका हुआ, फील हो गया सेंटर ऑफ मास, फील हो गया सेंटर ऑफ मास। हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, और ज्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, कुछ कुछ केसेस में अलग भी होता है, ठीक है ना। आप अगर मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट पता कर लो किधर है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट, हाँ सर इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो आप ऐसे मेरे को भी उठा सकते हो पूरा, यू कैन लिफ्ट मी अप लाइक दिस, बिकॉज उस पॉइंट पर पूरा मेरा मास क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ये इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। किसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, समझे ना, हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। सर इसका तो आप बहुत आसानी से निकाल लिए, लेंथ का आधा करके लाइन खींचे, ब्रेथ का आधा करके लाइन खींचे, जो एग्जैक्ट सेंटर था वही सेंटर ऑफ मास था। क्या हर ऑब्जेक्ट का ऐसे निकाला जाता है, नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने का अलग तरीका है। ये रेक्टेंगल था, इजीली मिल गया, ट्रायंगल होता तो अलग फॉर्मूला रहता उसके लिए, सर्कल रहता तो उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है, सर्कल का डिस्क रहेगी ना तो उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। समझा अच्छे से कर, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट ले लिया ना, वो रेक्टेंगल में आ रहा है ना किसी चीज में आ रहा है, अजीब सा ऑब्जेक्ट, सबका कॉम्बिनेशन है, देखा ऐसा ऑब्जेक्ट, अब बताइए किस में आ रहा है, ये ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है, इसमें सीधी लाइन भी है, इसमें इंक्लाइन लाइन भी है, इसके अंदर कर्व भी बना हुआ है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालो, वाला फंडा लगा सकते क्या, इसका आधा करके लाइन खींचो, इसका नहीं लग सकता फॉर्मूला इधर। ऐसे सब केसेस में जब कोई भी रैंडम बॉडी जैसा एक्स वाई जेड, कोई भी रैंडम बॉडी और उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है बोल, सेंटर ऑफ मास, तब हम लोग यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं बेटा बोल, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ओरिजिन पता करना पड़ेगा, एक जगह पर ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। तो समझ में मान लेते हो ये ओरिजिन है, ये क्या बेटा ओरिजिन, ओरिजिन पता है ना, ये वाली एक्स एक्सिस रहेगी और ये वाली वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर मिलती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। ये आपके ऊपर है, मैंने ओरिजिन यहाँ लिया, तुम आगे ओरिजिन यहाँ उठा के ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले लो इधर कहीं भी ले सकते, वो अपने ऊपर है, ओरिजिन ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कहीं ना कहीं होगा ना इसका सेंटर ऑफ मास, लेट्स से ऐसा मान लिया मैंने, ऐसा मान लिया, लेट कंसीडर यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सेंटर ऑफ मास का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सही है, और ये क्या देख वाई कोऑर्डिनेट, बस ये एक्स और वाई मिल जाए सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, सिर्फ ये एक्स और वाई मिल जाए सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। समझ, मैंने कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू आई 8, वाई की वैल्यू आई 4, मतलब ऐसे में 8 जाना है, ऐसे में 4 जाना है, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो आपका सेंटर ऑफ मास, बस ये एक्स और वाई मिल जाए, खत्म है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकालना है, मतलब अपने को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर 2D में पढ़ रहे हो, 3D में पढ़ोगे तो Z भी निकालना पड़ेगा, X भी निकालना पड़ेगा, Y भी निकालना पड़ेगा और Z भी निकालना, लेकिन अभी थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं 2D में ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्या क्या लगेगा तुमको, बोल X लगेगा और Y लगेगा, ये दो चीजें निकालना है मुझे। तो सर क्या फॉर्मूला है इसका, तो सब ध्यान से देखो, समझो इस ऑब्जेक्ट में टोटल n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, कितने पार्टिकल बेटा बोल, n पार्टिकल।
पहला पार्टिकल 1, सेकेंड पार्टिकल 2, थर्ड पार्टिकल 3, ऐसे चलते चलते आखिरी पार्टिकल एन पार्टिकल। अब हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, तीसरे पार्टिकल का मास m3, ऐसे चलते चलते आखिरी पार्टिकल का मास mn। तो आपको क्या करना है, हर पार्टिकल के मास को लेना है और उस पार्टिकल को समझ, पहला पार्टिकल इधर है, दूसरा पार्टिकल इधर है, तीसरा पार्टिकल इधर है ना, ऐसा। तो वो जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट कितना है, इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा ना, इसको मैं बोलता x1। पहले पार्टिकल का कितना रहेगा बता, ये रहेगा x2, पहले पार्टिकल का x3। तो क्या करना है देख, m1 को x1 से मल्टीप्लाई करना है, m2 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, m3 को x3 से, और ऐसे चलते चलते आखिर में mn को xn से मल्टीप्लाई करना है, और इन सबको क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना, इन सबको ऐड कर देना है, और आखिर में इस पूरे को डिवाइड करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका टोटल मास क्या रे, टोटल मास। कैसे निकालोगे टोटल मास, टोटल मास कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस सारा मास ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, टोटल मास आएगा। तो ये फॉर्मूले से आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो बताओ फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बोलो तुम लोग बोलो, m1 y1 m2 y2 m3 y3 डॉट 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 mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस। तो ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का। दिस इज ए फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, समझा। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब क्या है, समझा ना। हर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, पहला पार्टिकल है उसका x कोऑर्डिनेट कौन है, x1, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1, दूसरा पार्टिकल है ये x2 और ये y2, तीसरा पार्टिकल ऐसा x3 ऐसा y3, सेम फोर्थ पार्टिकल के लिए, फिफ्थ पार्टिकल के लिए, सिक्स्थ पार्टिकल। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को देख मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू, सर ये बार बार mx 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 लिख रहे हैं, इससे अच्छा क्या कर दो, समीशन ले लो। कल से कहा था याद है, तो mx mx बार बार लिखने से अच्छा क्या है, समीशन ले लो। क्या ले लो बोल, समीशन। कौन रिपीट हो रहा है बार बार, mx, नंबर है, m के साथ भी नंबर है, x के भी साथ भी नंबर है, तो क्या लिखेंगे, mi xi। कहां से कहां तक जा रही है, i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और n तक जा रही है, तो i इज इक्वल टू 1 to n। तो जो ऊपर इतना लंबा लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दिया, नीचे क्या है बोल, नीचे क्या है जल्दी बता, नीचे कौन है, m1 प्लस m2 प्लस m3, सारे पार्टिकल का मास ऐड करोगे तो क्या आएगा, पूरी बॉडी का मास आएगा ना। तो समझ पूरी बॉडी का मास है कैपिटल है, कितना है, कैपिटल है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल। तो ये x का फॉर्मूला हो गया। y का क्या फॉर्मूला रहेगा जल्दी बताओ, देखिए होता है इसको, समेशन mi बोलो yi, i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो ये दोनों फॉर्मूला किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, क्या ये दोनों फॉर्मूला प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है क्या बता, क्यों प्रैक्टिकल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल होते हैं, आप गिन सकते हो क्या, तो ये कब तक करते रहोगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हम लोग समीशन को किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन। समीशन को किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो पार्टिकल लिया था, पार्टिकल लेने की बजाय एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसका मास क्या ले लेंगे बोल, dm। क्या ले लेंगे बोल, dm। तो बताना ये x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बता। समीशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। x की जगह पर x रहेगा, m की जगह पर क्या आ जाएगा, dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। और y का क्या फॉर्मूला है बता जल्दी, y का क्या फॉर्मूला है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, y की जगह पर y, m की जगह पर dm डिवाइडेड बाय मास। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिया है, सब किसका फॉर्मूला है बोल, सेंटर ऑफ मास। तो आई होप आप सबको सेंटर ऑफ मास समझा। ये रिकैप हो गया अपना, ये कहाँ का टॉपिक मालूम, ये 11th का टॉपिक। तो इधर काम था करके मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ में आ गया अच्छे से। सेंटर ऑफ मास रिकैप हो गया। अभी आओ आज के टॉपिक पे, क्या पढ़ने का अपने को, देख पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कब करना है, दूसरा कैसे अप्लाई करना है, उसका स्टेटमेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, और तीसरा उसका डेरिवेशन। तो पहले देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाना कब होता है, ठीक है ना। व्हेन डू वी नीड टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक बॉडी है वो रोटेट कर रही है, देयर इज अ बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी एक बॉडी है वो ऐसा गोल गोल रोटेट कर रही है।
अब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो हमेशा उसके पास क्या होती है, एक्सिस। तो समझ, जब इसको मैं शुरू में रोटेट कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, फिर से कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास। तो दिखाई, पेन दिखा, ढक्कन पकड़। तो ये बॉडी है, इसको मैं किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास। एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला कल पढ़े ना, समीशन, बोलो, mi ri स्क्वायर, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, यही था ना, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे ना। तो ये बॉडी है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, और इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, समझा? फिर से रिपीट करूं, ये बॉडी है, इसको किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास। एक्सिस कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। एक लाइन में बोलूं तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है। पर अब मुझे क्या करना है मालूम, इस बॉडी को रोटेट करना है एक दूसरी एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट करना, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से नहीं, ऐसे नहीं रोटेट करना चाह रहा। कहां से रोटेट करो, देखिए यहाँ से रोटेट करो, देख रहा है। अब बताइए, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है क्या, नहीं, इसके अबाउट में रोटेट कर रहा हूँ, समझा अच्छे से। और एक चीज नोटिस कर, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस कैसी थी, ये थी, नई एक्सिस कैसी है, ये है। इन दोनों एक्सिस को देख कैसी दिख रही है, पैरेलल। ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है, तो दूसरी एक्सिस ऐसी नहीं है, दूसरी एक्सिस ऐसी नहीं है। दूसरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को क्या है, पैरेलल। दूसरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को क्या है, देख, पैरेलल है। तो फिर से एक बॉडी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है। मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन ये जो नई एक्सिस है, वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। अब इसके अबाउट रोटेट करो, तो बेटा याद कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 चीजों से बदलता है। क्या क्या था, मास, शेप, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। पोजीशन ऑफ एक्सिस दिख रहा है, चेंज हो गई ना, पहले एक्सिस इधर थी, अब एक्सिस इधर आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्या, चेंज हो जाएगा ना। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मुझे पता करना है, समझ आ रहा है। तो फिर से सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, ठीक है ना। निकालना कौन सा है, इस एक्सिस को पैरेलल एक दूसरी एक्सिस है, उसके अबाउट अगर ये रोटेट हुआ तो कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मुझे निकालना। ऐसे केस में हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड एज द नेम सजेस्ट, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और आपकी रिक्वायर्ड एक्सिस दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल। एक एक्सिस ऐसी है, एक एक्सिस ऐसी है, तो कोई गधा ही होगा जो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए, जिसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं। ये एक्सिस और ये एक्सिस आपको कहां से पैरेलल दिखता है, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या, नहीं। ये थ्योरम आप सिर्फ उसी वक्त लगा सकते हो, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी, दूसरी एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इन नई वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बोल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। एकदम अच्छे समझा। अभी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो आप देखोगे कैसे हम लोग पता लगा रहे कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, कैसे पता लगाएंगे, समझा। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा, उसकी एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। चल बोर्ड पर ध्यान से देख सब लोग। तो कैसे अप्लाई करते हैं सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, कैसे अप्लाई करते हैं सब बोर्ड पर देखेंगे। समझिए, एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या बेटा बोल, सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट अगर एक्सिस होती तो ऐसी रहती है ना, और अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ जा होता IC, कितना होता बोल, IC। आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई क्या है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब, जब ये बॉडी रोटेट कर रही है कौन सी एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट। तो इस IC का पूरा नाम बोलो, जरा ध्यान से सुनना, IC का पूरा नाम बोलो, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सही है, सही है। तो व्हाट इज IC, फिर से बोलो, सुनो, व्हाट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ रहा अच्छे से। व्हाट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सही है, तो लिखता हूं मैं इधर आईसी क्या है बोलो, तुम लोग बोलो, जल्दी बोलो क्या है आईसी, बोलो। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis, about an axis passing through center of mass। COM मतलब center of mass। अब एक दूसरी एक्सिस रहेगी बेटा यहाँ पर, है ना, देयर विल बी अनदर एक्सिस, समझो ये वो एक्सिस है। अब ये एक्सिस जिस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ, क्या बोलता बोल, पॉइंट ओ। अब इसके अबाउट भी मैं रोटेट करूंगा, तो अब बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी की जितना रहेगा, क्या बदल जाएगा, क्योंकि एक्सिस क्या होगी, बदल गई। तो समझो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ओ, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ। तो व्हाट इज आई ओ, बताओ क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। सेंटर ऑफ मास बोलेंगे क्या, अब नहीं। अब जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है, पॉइंट ओ से पास। तो देख मैं क्या लिख रहा है इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis passing through point, बोलो ओ। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, खाली ये पॉइंट ओ से पास नहीं हो रही है, एक चीज और दिख रहा है यहाँ पर, ये आईसी वाली एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो देख क्या लिख रहा हूं मैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस एक्सिस को ये वाली एक्सिस क्या है, पैरेलल। सही है। अब नोटिस करो इन दोनों एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो है ना, तो लेट्स से ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं h, ये डिस्टेंस कितना बोल h। तो व्हाट इज h, टेल मी व्हाट इज h, बोलो जल्दी। h क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए ना सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये एक्सिस ये दूसरी एक्सिस, मैं बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, तो एक महान बच्चा है तुम लोगों में से उठ के वो स्केल ऐसी रख के नाप रहा है। सर आपने डिस्टेंस निकालने बोले दोनों के बीच में, ये निकाल दिया मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस, चलेगा क्या ये, नहीं। डिस्टेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर, मतलब जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हो दोनों एक्सिस को कैसा रहेगा, देख परपेंडिकुलर, ये होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं होता है। मैं आपको बोलूँ ये दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो तुम ये नहीं निकालोगे, तुम ऐसा नहीं निकालोगे, ऐसा निकालोगे ना, तो ऐसे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर व्हाट इज एच, टेल मी व्हाट इज एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, एक स्पेलिंग देखा, इधर क्या लिखा था मैंने, AXIS, इधर क्या लिखा देख, AXES, ये बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी क्या है देख, AXEX, एक रहता है तो उसको एक्सिस बोलते हैं, एक से ज्यादा रहता है तो उसको एक्सेस बोलते हैं। ये सिंगल है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, बोले सर ने एक्सिस की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पर एक एक्सिस की बात चली थी इसलिए आई लिखा था, यहाँ पर बोथ एक्सिस लिखा ना, बोथ एक्सिस, दो एक्सिस की बात हो रही तो ई है। यहाँ पे भी देख नाम में भी क्या है, पैरेलल एक्सिस, दो एक्सिस है पैरेलल है, इसलिए वहां पर एक्सिस लिखा हुआ है, समझ आ रहा अच्छे से। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चीज और, ये जो बॉडी है इसका टोटल कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो लेट्स से बॉडी का मास है m, बॉडी का मास कितना बेटा, m। तो व्हाट इज m बोलो, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ तक सबको समझा बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं ना, पक्का, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो एक बॉडी है, मास है उसका m, पॉइंट C सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट अगर एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IC। एक दूसरी एक्सिस है जो पॉइंट O से पास हो रही है, इस वाली एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, उसके अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IO। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, h, बॉडी का टोटल मास कितना है, m। अब मुझे यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं, जब IC पता रहेगा और IO निकालने का रहेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को पैरेलल है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मतलब कौन, IO, इसकी वैल्यू बराबर रहेगी, ध्यान से सुना, इसकी वैल्यू बराबर रहेगी वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी IC प्लस बॉडी का टोटल मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो एक्सिस जो कि किसी भी पॉइंट से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रहेगा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का टोटल मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा? क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा? स्टेटमेंट बोलो जरा ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट बोलो जरा ध्यान से सुना। तुम लोग रट्टा मारते हो इसको और अब भी रट्टा मारे 2 मिनट बाद भूल जाते हो। समझो और फिर रट्टा मारो। रट्टा तो मारना पड़ेगा वरना इतनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश नहीं की खुद से लिख लो। रट्टा तो मारना पड़ेगा लेकिन पहले समझो, उसके बाद याद बहुत जल्दी हो जाता है और लंबा याद रहता है, ज्यादा टाइम तक याद। ये आईओ है, कौन कौन है आईओ बता? ओ वाली जो पॉइंट है उससे पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईसी क्या है? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम कौन है? मास। एच कौन है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, दो चीज प्लस हो रही है ना, तो सम ऑफ बोल सकता हूँ, सम ऑफ बोल सकता हूँ। यहाँ पे दो चीज क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जब दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान से सुन मैं क्या बोलूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी पॉइंट। फिर से सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis passing through a point and parallel to the axis passing through center of mass। इसकी दो खास बात है ना, ये किसी भी एक पॉइंट से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को क्या है? पैरेलल। फिर से सुन क्या बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis passing through a point and parallel to axis passing through center of mass is equal to, बराबर होता है, is equal to सम ऑफ, ऐड हो रही ना दो चीज, क्या लेंगे? सम ऑफ। तो पहली चीज कौन है इधर? आईसी। व्हाट इज दिस आईसी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड, और दूसरी चीज कौन है? ये ना, अभी कोई सिंगल चीज नहीं है, ये भी क्या है? प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, देख फिर से पूरा स्टेटमेंट रिपीट करो, ध्यान से सुन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी about an axis passing through a point। फिर से सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis passing through a point and parallel to the axis passing through center of mass is equal to moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass, sum of moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between them। ये फॉर्मूला अगर तुम्हारी नजरों के सामने है ना, तो रट्टा मारने के बाद तुम कभी ये स्टेटमेंट भूलोगे नहीं, अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है। ठीक है, एक लास्ट टाइम फिर से बोलो, सुन जरा ध्यान से। क्या बोल रहे थे? इधर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास is equal to sum of moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between them। This is the statement of parallel axis theorem। अब बिना समझे इसको रट्टा मारो और याद रख के दिखाओ, कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, ऑफ हो गया, ऑफ हो जाओगे पूरे। इसको बिना समझे रट्टा मारने की गलती मत करना, आप गलत लिख के आओगे, गारंटी। समझा अच्छे से? पहले पूरा थ्योरम समझो, उसके बाद इसका स्टेटमेंट याद करो। तो कई बार ना मार्च 2016 में, मार्च 2020 में बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस खाली क्या करना है? स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, बस। प्रूफ करने की जरूरत नहीं। उसमें भी बच्चे लोग प्रूफ करके आते, क्योंकि प्रूफ पूरा डेरिवेशन मस्त याद करके जाते, प्रैक्टिस करके। बोले मैं तो लिख के आऊँ, मेरे को आता है। मार्क्स मिलेगा क्या? फुकट काम का को करते हो, मार्क्स तो उतने ही मिलना है जितने मार्क्स का है। क्या क्या बोले आपको? स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो स्टेटमेंट लिखो, जो अभी बोला इतना लंबा स्टेटमेंट वो लिखो, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कंसीडर अ बॉडी एज शोन इन द फिगर बिलो, डायग्राम बना, उसके नीचे ये लिखो, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। और जो स्टेटमेंट इतनी देर से बोल लो, हो गया खत्म।
तो 2-3 बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया, स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और 2-3 बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोला बोल? स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे तुम पढ़ते हो ना प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस तुम्हारे अंदर का स्टूडेंट जाग जाता है, याद करके आए, पूरा डेरिवेशन लिख देते हो, पूरा डेरिवेशन लिख देते हो, बोले हो गया, मिल गया मार्क्स, और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हो, एक आधा मार्क्स आपका कट जाता है, 1-1.5 मार्क्स कट जाता है। क्यों? क्वेश्चन पूरा पढ़ क्या लिखा था? स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी करना है। आधे से ज्यादा क्लास ये मिस्टेक करती है, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एकदम खा के आती पब्लिक, तो पूरा प्रूफ लिख देती है, आगे बढ़ जाती है, और जब मार्क्स काटो तो आगे पूछेंगे सर सब तो सही क्या, जैसा आप लिखा है सेम टू सेम क्या, फिर भी आप मार्क्स काट लिए। तो क्वेश्चन पढ़ना बेटा, उधर क्या लिखेंगे? स्टेट एंड प्रूफ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, या उल्टा भी कर सकते हो, पहले पूरा प्रूफ कर दो और फिर लास्ट में क्या लिख दो? स्टेटमेंट। तुम लोग प्रूफ लिख देते हो, स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हो, तो फिर उसके पीछे मार्क्स कट जाते, और 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ। तो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, एक 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, वो आया तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, या फिर स्टेट एंड प्रूफ, वो आया तो 4 मार्क्स का प्रूफ भी लिखना है, 1 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट, 3 मार्क्स के लिए प्रूफ। एकदम अच्छे से समझा। हेडिंग डालो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और 3 स्टार मारेंगे इस पे, 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, कभी स्टेट एंड एक्सप्लेन करके, कभी स्टेट एंड प्रूफ करके, और कभी कभी 1 मार्क्स के लिए खाली स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेडिंग डाले। अब मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ही लिखा के दे रहा हूँ, समझ गया ना? स्टेटमेंट लिखाओ, स्टेटमेंट, चलो स्टेटमेंट ऐसा लिखो, स्टेटमेंट, कि अगर स्टेटमेंट पूछा तो खाली ये लिखना है और कुछ नहीं। स्टेटमेंट बोलो, चालू करूं? चालू करूं? स्टेटमेंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी about an axis, about an axis, axis passing through any point, passing through any point, कोई भी पॉइंट हो सकते हो, passing through any point and parallel to axis, parallel to axis, passing through parallel to axis, passing through parallel to axis, passing through center of mass, passing through center of mass। तो ये जो इतना लंबा लिखे पूरा, ये जो इतना लंबा लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये पूरा किसके बारे में बता रहा है? आईओ के बारे में। तो उधर ऐसा ब्रैकेट में लिख लो आईओ, लिख लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखेंगे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब बताओ इक्वल टू के बाद क्या आएगा? 2 चीजों का क्या हो रहा है इधर? सम ना, तो इज इक्वल टू सम ऑफ, SUM सम, हाँ, इज इक्वल टू सम ऑफ। अब पहली चीज कौन है? ये कौन है? व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सी एक्सिस के अबाउट? सेंटर ऑफ मास वाली। तो सम ऑफ लिखे, उसके आगे ऐसे लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of the body about an axis, about an axis, about the axis लिखो, n मत लिखो, the axis, about the axis, about the axis passing through center of mass, about the axis passing through center of mass, about the axis passing through सेंटर ऑफ मास। तो ये पहली चीज है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
दूसरी चीज कौन है, ये ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ना, तो आगे लिखो एंड द प्रोडक्ट ऑफ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये कौन है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में एम लिख लो, मास ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में एम, ब्रैकेट क्लोज, एंड दूसरी चीज कौन है, ये कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो एंड स्क्वायर ऑफ, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two axes, between the two axes, between the two axes, axis, AXES। तो देख पूरा फिर से बोल रहा हूं मैं, सुनो, पूरा फिर से बोलो, सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ब्रैकेट में क्या लिखे, IO, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा पूरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, IC है ना, तो ब्रैकेट में IC लिख लो, ब्रैकेट में IC लिख लो, जगह नहीं तो ऊपर लिख लो चलेगा, ताकि तुमको याद रहे ये IC की बात चल रही है, ठीक है, IC पढ़ो आगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में M लिखे, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इसके आगे ब्रैकेट में H लिख लो। तो यहां पर आपका पूरा स्टेटमेंट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया है स्ट्रेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या बेटा, स्ट्रेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको बस इतना लिख देना है। अच्छा यही स्टेटमेंट के नीचे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लो, स्टेटमेंट पूछा ना तो कभी भी स्टेटमेंट के बाद हमेशा फॉर्मूला लिखेगा, स्टेटमेंट के नीचे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो। कभी भी आपको स्टेटमेंट पूछा तो खाली स्टेटमेंट लिख के छोड़ने का नहीं, कोई भी थ्योरम का पूछे फिजिक्स में, कभी भी अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा है तो स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट क्या लिखने का, फॉर्मूला लिखो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला लिख देने, लिख दिया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ऐसा साइड में हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन, ये तो स्टेटमेंट हो गया ना आपका बेटा, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाले, ये पूरा लिख लो और फिर प्रूफ करा दो, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाले ना, उसमें डायग्राम बना के पूरा लिख लो। मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको याद रहे, स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछा तो क्या क्या लिखना है, स्टेट एंड प्रूफ पूछा तो क्या क्या लिखना है, समझ में आ रहा है, स्टेट पूछा तो वो जो स्टेटमेंट लिखा है, एक्सप्लेन बोला तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के पूरा करो, जल्दी करेंगे फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रूफ में क्या लिखा मैंने, देख, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी कंसीडर की है, मास कितना उसका m, एज शोन इन द फिगर बिलो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ये बना दिया डायग्राम सेम, अभी थोड़े से चेंजेस आएंगे इधर, वो भी कर रहा हूं, डोंट वरी। उसके बाद हियर यहाँ डायग्राम में IC क्या है वो बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, IO क्या है वो भी बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज H, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, सेम मेंशन कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है, अपने को एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर करना है, ठीक है ना, छोटा सा मास एलिमेंट इसका कंसिडर करना है। तो समझो यहाँ पे मैंने एक मास एलिमेंट कंसिडर किया, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट P, क्या बोलता बोल, पॉइंट P, और ये जो मास एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है इसका मास है dm, कितना बेटा बोल, dm, मतलब एक छोटा सा हिस्सा इसका कंसिडर किया, कितना मास है उसका, dm। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट dm एट पॉइंट P, पॉइंट P के ऊपर एक छोटा सा मास एलिमेंट dm मैंने कंसिडर किया, सही। अब इस dm को देखो, ये दोनों एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पे, पहले IC वाली एक्सिस से देखिए कितना दूर है, दिस इज IC वाली एक्सिस, इससे कितना दूर है बेटा, देखिए ये डिस्टेंस है CP,
है ना। और आई ओ वाली एक्सिस से कितना दूर है देखिए, ओपी, करेक्ट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओपी इन दी चैट। ये डिस्टेंस काय को निकालना पता मैं, काय को ले रहे हम लोग डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ना बेटा। क्या क्या लगता है उसके फॉर्मूले में, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस लगेंगे ना, ये दोनों डिस्टेंस है। तो जो पॉइंट पी है ये सी वाली एक्सिस से कितना दूर है देख, सीपी, और ओ वाली एक्सिस से कितना दूर है, ओपी। समझा अच्छे से। ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, बॉडी ऐसी नहीं रखी है, बॉडी ऐसी रखी हुई है और एक्सिस ऐसी है, समझा। तो यहाँ पे जब पॉइंट पी लोगे तो एक ये डिस्टेंस आएगा, एक ये डिस्टेंस आएगा, तो ये वो दो डिस्टेंसेस है, समझा अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ओसी वाली लाइन दिख रही है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट पी से। कहां से, पॉइंट पी से। मतलब पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ऐसा आएगा ना, पर सर ओसी तो यहीं पे खत्म हो गया, क्या करोगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इस ओसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आगे एक्सटेंड हो गया। फिर इस पॉइंट पी से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये आ गया परपेंडिकुलर। अब जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना है इसको लेट से नाम देता हूं मैं डी। क्या नाम दे दिया मैंने, बोल डी। तो ड्रॉ पी डी परपेंडिकुलर ऑन ओसी। तो ओसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, कौन सा, पी डी। और जाहिर सी बात है ओसी को एक्सटेंड करके तभी ड्रॉ किया। यहां तक का डायग्राम सबको समझा, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बेसिक साइंस 9th-10th से इतना दिमाग आपका चल रहा है। यहाँ पे साफ साफ दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे, दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इधर पे, एक छोटू वाला दिखा और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है बेटा। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल अपने सामने आया तो सीधा अपने मुंह पे पाइथागोरस थ्योरम आता है, याद है ना पाइथागोरस शिक्षा, उनका थ्योरम आता है मुंह पे। व्हाट इज द थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर कुछ भी करने से पहले बिना टाइम वेस्ट किए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पहला छोटा वाला ट्राइंगल देख, उसका नाम क्या है, जल्दी बता। इन ट्राइंगल पी सी डी, बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज कौन है इधर, पीसी या सीपी दोनों चलेगा ना। सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल जल्दी, सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे ट्राइंगल की बारी, दूसरे ट्राइंगल का नाम बताओ जल्दी, इन ट्राइंगल POD। ये डी ना रे, इसी कैसे, ये तो झूलता हुआ ट्राइंगल है, राइट एंगल कैसा रहेगा, ये राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा कंपलसरी, तभी तो उसका नाम ही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को, ठीक है ना, इसीलिए उसमें 90 डिग्री होता है, इसीलिए उसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं, समझे अच्छे से। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल POD, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से लगाना। पहले बता इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, OP। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली साइड कौन सी देख, OD, ये बड़ा ट्राइंगल देख, बड़ा ट्राइंगल, पहली साइड कौन सी है, OD का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है, DP का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों ट्राइंगल में मैंने कुछ भी करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, सही है। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को तो टोटल 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए देख, IC भी चाहिए और IO भी चाहिए। तो पहले IC निकालते हैं। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, अगर ये एक बॉडी है, ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक मास है DM और ये डिस्टेंस है R, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन R² DM, यही रहता है ना। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले IC निकाल, क्या निकालते बेटा, IC इज इक्वल्स टू, IC मतलब कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली एक्सिस के अबाउट। तो फॉर्मूले में सबसे पहले कौन आएगा, इंटीग्रेशन। IC वाली एक्सिस कौन सी, देखिए वाली DM की तरह ये रहा, तो इस केस में R कौन रहेगा, इस एक्सिस और DM के बीच का डिस्टेंस कौन है, वो CP ना। ये एक्सिस और DM इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, CP। तो R स्क्वायर के यहाँ पे क्या आएगा देख, CP स्क्वायर इंटू DM। देखिए वाला फॉर्मूला लगा दिया इधर,
ये मुझे क्या मिल गया बेटा, आईसी, इसको बोलता है इक्वेशन नंबर 3। अब आईसी के बाद किसकी बारी बोल, आईसी के बाद किसकी बारी, आईओ। सिमिलरली आईओ, आईओ क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला लगाओ। प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या आता है, इंटीग्रेशन, क्या आता है बोल, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब आर क्या होता है, एक्सिस और डीएम का डिस्टेंस। जब आई ओ निकाले तो एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, ग्रीन वाली, और डीएम किधर है, ये रहा। पता इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओपी। तो ये आर स्क्वायर की यहाँ पर क्या आएगा, ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। इसको इक्वेशन मत दो। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करें। तो आई ओ की वैल्यू क्या आ गई थी, इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। इसको ऐसे रहने दो। हाँ, देख मैं क्या कर रहा हूँ इधर, देयरफॉर आई ओ ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऐसे ही, डीएम ऐसे ही। ये ओपी स्क्वायर देख करके ऊपर मुझे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ओपी स्क्वायर के यहाँ पर क्या आएगा, देख, ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन से हुआ ये, इक्वेशन नंबर 2। मजा आई, मजा आई। अब मैं डायग्राम को नोटिस करता हूं और यहां पर लिखे हुए इस ओडी को नोटिस करता हूं। मुझे कुछ दिख रहा है सर, ओ डी जो है, डायग्राम देख के समझ आ रहा है, ये ओडी जो है ओ सी प्लस सी डी आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ सी प्लस सी डी। तो देख मैं क्या कर रहा हूं, आई ओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही, ध्यान से देखना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे ही, ये डीएम ऐसे ही, ये डीपी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी ऐसे ही, प्लस ये ओडी दिख रहा है, ओडी, ओडी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओसी प्लस सी डी। तो ओसी प्लस सी डी, लेकिन सर इधर ओडी पे स्क्वायर है ना, तो इस पूरे पे क्या आएगा, स्क्वायर। मजा आई, मजा आई। इधर साइड में रीजन दो, क्या किया आपने, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है ओडी किसके बराबर बोल, ओसी प्लस सी डी। यहां तक ठीक। अब इसको देख के भी आपको कुछ याद आना चाहिए, a plus b the whole square, a plus b the whole square. What is the formula, a square plus 2ab plus b square, यही है फॉर्मूला। चल बोर्ड पर देख, आई ओ ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन ऐसी रहेगा, ये बाहर वाला ब्रैकेट ऐसी रहेगा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए कौन है इधर, ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए कौन है, ओ सी, बी कौन है, सी डी, प्लस बी स्क्वायर, डी कौन है, सी डी, तो सी डी स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट के ऊपर मैंने ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, समझ आ रहा है, प्लस डीपी स्क्वायर ऐसे। अब अगर आपको जरा भी ये डाउट लगता है कि इन फ्यूचर आज से 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद आप बुक उठा के अगर इसको गलती से पढ़ लिए, तो ये स्टेप के ऊपर आप फंस जाओगे, अरे माँ ये इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से। तो आप यहाँ पे साइड में मेंशन कर लेना कि इस ब्रैकेट पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, पेंसिल से मेंशन कर लेना, ताकि बाद में आप स्टक ना कर जाओ स्टेप के ऊपर, समझे। तो इस ब्रैकेट पे मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और ये डीपी स्क्वायर को ऐसे रखा। अब फिर से सर मुझे इसको देख के कुछ तो भी दिख रहा है, सी डी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, देखना, सी डी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर दिख रहा है कुछ, सी डी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये, सीपी स्क्वायर, सही है। तो देख क्या बन जाएगा ये, देयरफॉर आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ सी सी डी, प्लस ये पूरे की जगह पर क्या आएगा बोल, सी पी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डीएम। कौन सी इक्वेशन यूज हुई है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। मजा आई, समझा यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको समझा। एक चीज और मैं इधर कर सकता हूँ सर, ये जो ओसी दिख रहा है ना, ओसी, ये असल में किसकी वैल्यू, देख एच की, किसकी वैल्यू है, एच की। तो देख क्या दिया, आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओसी, सॉरी ओसी स्क्वायर के यहाँ पर क्या है बोल, एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच इंटू सी डी प्लस सी पी स्क्वायर इंटू डी एम। ऐसा क्यों हुआ, समझा ना बेटा। फिगर में अगर आप लोग देखोगे तो, डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे तो ओसी का वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर, सही, यहां तक समझा। अब एक ये ब्रैकेट को इंटीग्रेशन पूरे को मिला हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो सबको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये पूरे को भी मिलेगा, और इसको भी मिलेगा, और सिर्फ इंटीग्रेशन अंदर जाके तीनों को नहीं मिलेगा, और कौन मिलेगा, देख डीएम। तो ये इंटीग्रेशन और डीएम तीनों को बांट दो, देख क्या बनेगा, ये आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डीएम, सही।
प्लस इंटीग्रेशन 2hcd इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन cp स्क्वायर इंटू dm। तो ये इंटीग्रेशन भी अंदर जाके तीनों को मिला और ये dm भी अंदर जाके तीनों को मिला। सही है। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का एक रूल होता है, याद करो, जो चीजें कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है। सही है ना। अब यहाँ पर ये h चेंज हो रहा है, क्या फिक्स है, वो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। क्या बन गया, देख, ये h स्क्वायर बाहर आ गया, कौन बचा अंदर, इंटीग्रेशन dm। सही। प्लस ये 2 कांस्टेंट है, h भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्या बच गया, बोल, इंटीग्रेशन cd इंटू dm। सही है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस इंटीग्रेशन cp स्क्वायर इंटू dm, इंटीग्रेशन cp स्क्वायर इंटू dm। अब जरा ध्यान से देखना है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm की। सर मुझे दिख रहा है कहीं पे इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm, नहीं दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm दिख रहा है, आईसी की वैल्यू, तो ये तो यार आईसी की वैल्यू है ना। कहाँ पे अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 में। और एक बात, ये डीएम क्या था याद कर, ये डीएम क्या था, ये छोटू सा मास, उसको क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो भाई जब छोटे से मास को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास, और टोटल मास है कितना, एम। सही है ना। ये डीएम क्या था, बोल, ये डीएम क्या था, छोटा सा मास। तो किसी भी छोटे से मास को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास मिलेगा ना। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ऐड कर देना, टोटल निकाल लेना। तो डीएम को जब इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, टोटल मास मिलेगा। और बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। तो इधर ध्यान से देखना, सिंस इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू क्या रहेगी, बोल, इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल मास, और टोटल मास कितना है, एम है। टोटल मास कितना है बेटा, एम है। एंड इंटीग्रेशन cd इंटू dm, सॉरी cp स्क्वायर इंटू dm, इंटीग्रेशन cp स्क्वायर इंटू dm, इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm, क्या वैल्यू है इसकी, ic। कौन सी इक्वेशन में लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी वजह से ये वाली लाइन ध्यान से देखना क्या हो जाएगी फिर, देयरफॉर IO इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएम की जगह पे क्या आएगा, m प्लस 2h इंटीग्रेशन cd dm, ऐसे रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm की जगह क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया प्रूफ। देख क्या प्रूफ करने का था अपने को, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, आ चुका है ऑलमोस्ट। कौन इधर पे अड़ंगा डाल रहा है, बस ये बीच वाले टर्म को हटा दो सर, खत्म हो गया है, ये बीच वाले टर्म को हटा दो। तो देखिए बीच वाले टर्म को मैं कैसे हटा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। जो शॉर्टकट मारने वाली पब्लिक है ना, पहले वो लोग ध्यान दो, शॉर्टकट मारने वाली पब्लिक डायरेक्ट लिखने का, इधर बाय, ध्यान से देखा, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, अभी तक मिटा नहीं था जानबूझ के, कुछ रीजन था उसके, कुछ यही ना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, यही है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले के मुताबिक ये जो दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन cd dm, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। ये इंटीग्रेशन cd dm की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो जो शॉर्टकट मारने वाले वो इसको डायरेक्ट याद रखो, ये कितना रहेगा, 0। अगर आपके मन में एक प्रश्न जागृत हो रहा है, क्यों 0 हो गया ये, अच्छा कैसा 0 हो गया सर ये, तो उस प्रश्न का उत्तर अब मैं देने जा रहा हूँ, ये 0 कैसा हुआ, हाउ डज दिस बिकम 0, समझ रहा है। जरा बेटा ध्यान पे यहाँ ध्यान से देख, यहाँ पे जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग नाप रहे हैं पॉइंट सी से नाप रहे, कहां से नाप रहे बेटा, पॉइंट सी से नाप रहे। ओरिजिन कौन हुआ आपका, पॉइंट सी, ओरिजिन कौन हुआ बेटा आपका, पॉइंट सी हो गया, ठीक है ना, ध्यान से सुना, ओरिजिन कौन हो गया, पॉइंट सी। तो ये पॉइंट सी है, ये तुम्हारा मास है डीएम। तो एक्स एक्सिस इधर पे कैसी बनेगी, एक्स एक्सिस किधर बनेगी सर, यही है एक्स एक्सिस, दिख रहा है। और वाई एक्सिस कैसी बनेगी सर, ये है वाई एक्सिस, दिख रहा है, करेक्ट है। तो ये है ना पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। तो जरा ये वाला फॉर्मूला देखिए, वाला फॉर्मूला क्या बोलते हैं, फॉर्मूला x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm बाय m, यही ना फॉर्मूला। इस x को ऐसे रहने दे, इस x को ऐसे रहने दे, ये इंटीग्रेशन को ऐसे रहने दे, ये dm को ऐसे रहने दे, ये m को ऐसे रहने दे, ये x दिख रहा है, x कौन होता है, x कोऑर्डिनेट। देख जरा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है, cd ना,
पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सी डी, तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह मैं क्या लिखूंगा सी डी, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह मैं क्या लिखूंगा सी डी। अच्छा ये एक्स कौन होता है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कौन होता है सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। इधर सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है सी पर है, और ओरिजिन कहां पर है सी पर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, नहीं समझा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो भाई इधर देख, इधर देख, ओरिजिन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर कौन है सेंटर ऑफ मास, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,0, मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूले में एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर 0 रख दो, 0 इंटीग्रेशन सी डी डी एम बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन सी डी डी एम, ये इंटीग्रेशन सी डी डी एम को ऐसी रहने दे, ओ इंटू एम, सॉरी 0 इंटू एम 0, क्या गया 0, ये लिखा उधर। अब ये एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, पगार से ज्यादा काम नहीं करने का, 4 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, समझा अच्छे से क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये जो इतनी सी लाइन मैंने लिखा ना बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें पूरा छुपा हुआ है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन से, समझा अच्छे से। इंटीग्रेशन सी डी इंटू डी एम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 हो गई। ऐसा क्यों हुआ समझा, हम लोगों ने ना इधर एक चालाकी करे, सेंटर ऑफ मास में उठा के ओरिजिन को रख दिए। नॉर्मली ये सब फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन कहीं और होता है सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है, और फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, लेकिन इधर सेंटर ऑफ मास पता है ना अपने को सी है, तो वहीं पे हमने क्या रख दिए ओरिजिन रख दिए। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये मास आकर के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इंटीग्रेशन सी डी इंटू डी एम की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब मिल गया आपको अपनी जिज्ञासा का उत्तर। गेट इट, समझ में आ रहा है सबको, मिल गया आंसर। चलो आगे देखिए बेटा, तो सी डी इंटू डी एम का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, तो मुझे बताना फिर ये क्या बन जाएगा। Therefore IO is equals to, ये h स्क्वायर इंटू एम लिखूं या m इंटू एच स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है ना। आगे क्या है देख 2h इंटीग्रेशन सी डी इंटू डी एम 0 प्लस IC, सही है। 2h इंटू 0 कितना होगा बोल, 2h इंटू 0 कितना होगा 0 ही होगा, तो बचा क्या फिर। Therefore IO is equals to IC प्लस hence proved। समझा कैसे करना है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था कर दिया, किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछो। समझा पूरा थ्योरम कैसे प्रूफ करना है, समझ में आया बेटा एकदम अच्छे से, पक्का ठीक है। चलो लिखना चालू करो। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क्स, प्रूफ करने का 3 मार्क्स। समझे अच्छे से, रीड फास्ट। नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो एक्सिस रहेंगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगी। अब सबसे पहले समझते हैं इस थ्योरम को अप्लाई कब करना है। सेम वैसे इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, स्टेटमेंट क्या है और फिर प्रूफ देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन 2 तरीके का आ सकता है, या तो स्टेट एंड एक्सप्लेन या फिर स्टेट एंड प्रूफ। तो सेम उसी तरीके से ये भी लिखा रहा हूँ मैं, पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद प्रूफ। सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम। पहले समझते हैं इस थ्योरम को अप्लाई कब करना होता है। तो बेटा इस थ्योरम में अपने पास एक लेमिनार बॉडी रहेगी। कैसी बॉडी रहेगी बोल, लेमिनार। अब नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लेमिनार बॉडी। लेमिनार बॉडी मतलब प्लेन बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी। लेमिना का मतलब होता है लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लेमिनार बॉडी मतलब प्लेन बॉडी। कैसी बॉडी, प्लेन। जैसे ये प्लेन बॉडी है, इस पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन इसकी जगह पे समझो एक बॉक्स आ गया, ये आ गया ना, इज इट अ प्लेन बॉडी, नहीं ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, इस पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। एक रिंग है आपके पास, समझ रिंग या फिर डिस्क है प्लेट जैसा, तो भी प्लेन रहेगा, उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। लेकिन गोल ही है पर रिंग या डिस्क नहीं है, स्फीयर है, बॉल है, वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्या 3D ऑब्जेक्ट है, उस पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। क्या बोल रहे समझ रहे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा किस पे रखते हैं बेटा, लेमिनार बॉडी, प्लेन बॉडी पे। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, एक रिंग हो गई, एक डिस्क हो गई सर्कुलर, ऐसे सब ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, इधर क्या है, पैरेलल एक्सिस में कितनी एक्सिस थी, 2, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी और दूसरी किसी भी पॉइंट से पास हो रही थी, खाली वाली एक्सिस को पैरेलल।
अब यहाँ पे सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास का कुछ लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 एक्सिस नहीं रहेगी, यहाँ पर 3 एक्सिस रहेगी। वोट दो मशाल को वोट दो। मशाल डेली आ रहे लोग, रोज आ रहे। हाँ क्या? अरे वो मतलब कार्यकर्ता लोग हैं, किसको वोट देने का है बता रहे। तुम लोग 18+ नहीं हो ना, अभी छोड़ दो सब, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, बस बस सीधा देखेंगे। तो एक प्लेन लैमिना है मेरे पास। सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 एक्सिस नहीं रहेगी, यहाँ पर कितनी एक्सिस रहेगी? 3। अब ये तीनों एक्सिस की खास बात क्या है? ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे रहेगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सर एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी। लाइक ऐसे देखिए 3 एक्सिस है। अभी रेड और ब्लैक को देख, परपेंडिकुलर है? ब्लू और ब्लैक परपेंडिकुलर है, ब्लैक और ब्लू परपेंडिकुलर है, रेड और ब्लू, तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। तो ऐसे एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते बोल? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो ऐसी एक्सिस कहलाती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसका फ्रेंड, ये इसकी फ्रेंड, तो ये जो है हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड इसकी भी फ्रेंड, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। एफबी पे आता है म्यूचुअल फ्रेंड रिक्वेस्ट आता ना, है कि नहीं? ये मेरी भी दोस्त, ये इसकी भी दोस्त, तो ये हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड रहेगी। उसी से बना म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? रिलेट हो रहा है? तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक वर्ड और इधर पे आपको मेंशन करना भूलना नहीं, तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, प्लस तीनों एक्सिस कॉन्करेंट भी है। कैसी है? कॉन्करेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? कॉन्करेंट किसको बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर जब मीट कर रही होती है तो उनको कॉन्करेंट बोल रहे होते। तो तीनों सेम पॉइंट पर मीट कर रही है, देख ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इधर तीनों आकर के मीट कर गए, तो तीनों कैसे हो गए? कॉन्करेंट। ये पकड़ ऐसे बेटा, अभी भी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं? देख, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अभी भी है, देख अभी भी है, अभी भी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अभी भी है। कॉन्करेंट है क्या? नहीं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या बोला मैंने? तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और कॉन्करेंट भी होना चाहिए। इसको इमेजिन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या मालूम? एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ऐसा समझो, ये तीनों एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये रेड वाली एक्स एक्सिस, ब्लू वाली वाई एक्सिस, ये ब्लैक वाली जेड एक्सिस। समझा अच्छे से? अब जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग लगाते कब है? तो मेरे पास एक प्लेन लैमिना है। कैसी बॉडी है बोल? प्लेन लैमिना। एक लैमिनार बॉडी है मेरे पास, प्लेन बॉडी है। इसमें 2 एक्सिस है जो उसकी प्लेन के अंदर ही है। कहां पर बेटा? प्लेन के अंदर। मतलब एक एक्सिस समझ ऐसी प्लेन में ही है और एक एक्सिस देख ऐसी प्लेन में, दोनों प्लेन में। इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। ये एक्सिस के अबाउट कैसा रोटेट करेगी? देखा ऐसा है ना, ये वाली एक्सिस के अबाउट कैसा रोटेट करेगी? ऐसा। सही है? इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। तो 2 एक्सिस हो गई। दोनों एक्सिस किधर है बोल? इनसाइड द प्लेन। किधर है बोल? इनसाइड द प्लेन। अब मुझे क्या करना है? एक तीसरी एक्सिस लेना है। क्या बोल रहा मैं बोल? एक तीसरी एक्सिस, वो एक्सिस, वो जो थर्ड एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी और कॉन्करेंट भी रहेगी। इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी और कॉन्करेंट भी रहेगी, और प्लेन में नहीं रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी। क्या रहेगी बोल? परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ये बुक ऐसे घूमेगी। तो इन दो के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट निकालना है। इस टाइम पे हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हेन डू वी अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? समझा? कितनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा? 2 एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस कहां पर रहेगी? प्लेन के अंदर। समझा रहे? उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा। एक तीसरी एक्सिस रहेगी जो प्लेन के अंदर नहीं रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी, और इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रहेगी और कॉन्करेंट भी रहेगी। तो थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बोल? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो सब लोग। देख बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये समझ, मेरे पास एक प्लेन लैमिन है। आई हैव गॉट अ प्लेन लैमिन, दिस इज अ प्लेन लैमिन। ये एक पॉइंट लिया मैंने,
अब प्लेन के अंदर एक एक्सिस ले रहा हूं, ये एक्सिस प्लेन के अंदर ही, हाँ प्लेन के अंदर ही है ये एक्सिस, ठीक है। एक और एक्सिस लेना पड़ेगा जो कहाँ रहेगी, प्लेन में ही रहेगी। तो एक और एक्सिस लिया, देख ये भी प्लेन में है, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या बेटा, परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या बोल, परपेंडिकुलर। और इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या है पता है। इसके अबाउट अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करी तो ऐसा रोटेट होगी गोल गोल गोल, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करी तो ऐसा रोटेट होगी गोल, ठीक है ना। अब एक तीसरी एक्सिस मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, दिस वन। अब इस एक्सिस को नोटिस कर, ये प्लेन में है क्या, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। और एक बात नोटिस करो, ये जो एक्सिस है इन दोनों एक्सिस को क्या है बेटा बोल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतना प्यारा डायग्राम बना, देख ऐसी बनाना, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत बनाना, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, समझो मैं इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और ये वाली एक्सिस को वाई एक्सिस बोल देता हूँ। मतलब जो दो एक्सिस प्लेन के अंदर है ना, उनको मैंने क्या बोल दिया, एक्स और वाई। तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन को, उसको क्या बोल देंगे, जेड एक्सिस। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई जेड। समझा। तो देख मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। आई एक्स क्या है बेटा बोल, आई एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के। आई वाई क्या है बोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। आई जेड क्या है बोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस, ऑल थ्री एक्सिस, एक्सिस लिखा दिख रहा है, तीन है ना, ऑल थ्री एक्सिस बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म है, तुम लोग पूरा लिखना। ऑल थ्री एक्सिस बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट। सही है। अब इसमें से कौन कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को, बताओ। आई एक्स मालूम है और आई वाई मालूम, निकालने का क्या है, आई जेड। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा इधर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जरा ध्यान से सुन। वो एक्सिस जो प्लेन के बाहर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खत्म, यही है, हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझा अच्छे से। जो दो एक्सिस प्लेन में रहेगी ना, ध्यान से सुन बेटा, जो दो एक्सिस प्लेन में रहेगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे तो जो तीसरी एक्सिस परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल, बस यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इजी, जितना आसान ये थ्योरम है उतना ही आसान इसका प्रूफ भी है। इजी है कि नहीं थ्योरम। दो एक्सिस जो प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर थी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर है, तो इसके अबाउट कितना रहेगा 7। बस इतना सिंपल है थ्योरम। समझ में अच्छे से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या हुआ अपना स्टेटमेंट और सॉरी एक्सप्लेनेशन कि क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और व्हेन टू अप्लाई, अप्लाई कब करना है वो। नाउ व्हाट वी विल सी स्टेटमेंट। आप देखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना या द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ध्यान से सुना क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन है ये, आई जेड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब कौन, आई जेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू, बराबर है, दो चीजों का प्लस है ना, मतलब सम ऑफ दोनों ही कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट, यानी दो एक्सिस के अबाउट है और ये दोनों एक्सिस किधर है, प्लेन में। सही है ना। तो ध्यान से सुन मैं क्या बोला, फिर से ध्यान से सुन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, दो है ना, क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द बॉडी अबाउट टू
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन, दो एक्सिस जो इसके साथ कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और कहां पर है, प्लेन के अंदर। ठीक है, फिर से सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द बॉडी about two axes mutually perpendicular and in the plane, all three axes being concurrent। खत्म, तीनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए। ये हो गया स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या बोला स्टेटमेंट में, समझा कि भाई वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दोनों एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और प्लेन के अंदर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करना नहीं भूलना है कि तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। देखिए ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, तीनों सेम पॉइंट से पास हो। समझा? हेडिंग डालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गिव द हेडिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसे भी स्टार मार्क करेंगे, कई बार आया बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार। कभी स्टेटमेंट पूछता है, कभी स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछता है, कभी स्टेट एंड प्रूफ पूछता है। गिव द हेडिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। डाल दी हेडिंग, साइड में लिखो स्टेटमेंट। साइड में लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट। बोलो स्टेटमेंट। राइट डाउन। Moment of inertia of a laminar body, moment of inertia of a laminar, L-A-M-I-N-A-R, laminar, L-A-M-I-N-A-R, laminar, moment of inertia of a laminar body about an axis perpendicular to its plane, about an axis परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कौन है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन, कौन है वो? आई जेड ना, तो ब्रैकेट में लिखो आई जेड, ब्रैकेट में लिखेंगे आई जेड। ठीक है, कितना लिखे अभी तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ब्रैकेट में लिखे आई जेड। ठीक है ना, इज इक्वल टू sum of SUM, sum of its moment of inertias, sum of its moment of inertias, S लगा देना, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के खाली S लगा देना। sum of moment of inertias about टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। अब ये जो लिख रहे हैं ना, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, दो है ना, क्या लिखेंगे? AXES लिखेंगे। ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस इन इट्स प्लेन, अब ये कौन है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो प्लेन के अंदर है, कौन है ये? आई एक्स और आई वाई। तो ब्रैकेट में लिखो आई एक्स एंड आई वाई, ब्रैकेट में लिखो आई एक्स एंड आई वाई, ब्रैकेट क्लोज। लिखिए ब्रैकेट आई एक्स एंड आई वाई, ब्रैकेट क्लोज। डन। ठीक है ना, अब लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, तीनों के तीनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए? कॉन्करेंट। तो लास्ट में लिखेंगे, कॉमा डाल के लिखो ऐसा, कॉमा, all the three axes AXES, axis, all the three axes being concurrent, all the three axes being concurrent। डन बेटा। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट के हमेशा बाद फॉरन में क्या लिखने का बोल? फॉर्मूला। तो लास्ट वो फॉर्मूला लिखो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अभी किसकी बारी? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के इतना लिखो फटाक से, डायग्राम बना के। गिव द हेडिंग एक्सप्लेनेशन एंड राइट डाउन दिस मच, देन विल डू द प्रूफ। डन एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, इसलिए ना ये 3 मार्क्स में भी आते कभी कभी, मतलब 1 मार्क्स स्टेटमेंट का, 2 मार्क्स प्रूफ का, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत आसान है। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। स्टार्ट करो बेटा। ये चीज प्रूफ करने का देखो, आई जेड इज टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या लिख रहा हूँ पहले मैं? कंसिडर अ लेमिनार body which can rotate about 3 axis that is x axis and y axis in its plane and z axis perpendicular to its plane। तो एक लैमिनार बॉडी को कंसीडर किए जो रोटेट कर सकता है कितने एक्सिस के अबाउट? 3 एक्सिस के अबाउट, जिसमें एक्स और वाई जो 2 एक्सिस है वो प्लेन के अंदर है, इन इट्स प्लेन, और जो तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस वो कहां पर है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आगे लिखेंगे ऑल 3 axis being mutually perpendicular and concurrent as shown in figure below। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और कॉन्करेंट भी है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया। इतना लिखने के बाद डायग्राम बनाए। डायग्राम लिखने के बाद लिखेंगे हियर, यहाँ पर आई एक्स है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पॉइंट ऊपर मेंशन कर दिया, फिर से मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देख इसका प्रूफ कितना आसान है। वहां पे क्या किए थे हमने? पूरा लिखने के बाद एक स्मॉल मास एलिमेंट कंसीडर किए थे पॉइंट पी पर, सेम इधर भी करेंगे। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट बी कंसीडर करो, मैं ध्यान से देख, पॉइंट बी एक मास एलिमेंट है, कितना है उसका वैल्यू? डी है। तो कंसीडर a small mass element dm at point p। पॉइंट पी के ऊपर एक छोटा स्मॉल मास एलिमेंट डीएम कंसीडर किया मैंने, ठीक है ना। अब अगर नोटिस करोगे आप लोग तो पॉइंट पी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, प्लेन में आ रहा है ना। तो ये तो ऐसा लिख लो, एट पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन में वो। तो किसके किसके बीच में आ रहा है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब यहाँ पे कहीं मैंने एक पॉइंट लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहता है ये एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, सही है ना, और ये वाला जो डिस्टेंस रहता है ये वाई कोऑर्डिनेट रहता है, करेक्ट है। तो ये पॉइंट भी किधर आया? बोल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे, ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये कौन सी एक्सिस पे है? देखो एक्स एक्सिस पे। और ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है? बोल वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे आ रहा है ना वो। यही डायग्राम है, देख 3D में बनाया खाली इसको। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा ये इतना एक्स है तो ये भी कितना रहेगा? एक्स। ये इतना वाई तो ये भी कितना रहेगा? वाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट पी जेड से डिस्टेंस पे नहीं रहेगा? जेड से भी तो डिस्टेंस पर रहेगा ना। तो जरा ध्यान से देखना, ये एक्स है ये वाई है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट है, यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट है,
तो ये वाला जो डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे z है ना, तो जो बीच में डिस्टेंस रहेगा वो कौन रहेगा, z से डिस्टेंस, ये z है ना यार, दिस इज z, पेंसिल दिखा, पेन दिखा, यहाँ पे पॉइंट P, ये वाला डिस्टेंस किस कौन सा है, z एक्सिस का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, z एक्सिस का डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट P z एक्सिस से कितना दूर है, तो सर दिस इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस करेक्ट है। इस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ r, क्या नाम देता हूँ बोल, r, सही है। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये z एक्सिस से डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या नाम दिया बोल, r नाम दिया। अब सबसे पहले अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कि अगर आपको x और y से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो a b c d भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करता a b c d यूज कर लेता, उससे आपको ज्यादा आसानी होगी। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट P, ये पॉइंट B, करेक्ट है। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा, इन फिगर सबसे पहले तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दो बना हुआ है, देखिए ये वाला और एक ये वाला, दो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें OP का स्क्वायर क्या रहेगा, OP स्क्वायर विल बी, हाइपोटेन्यूज है ना ये 90 के सामने, क्या रहेगा बोल, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, करेक्ट है। ये BP की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, OB स्क्वायर, या ये OB दिख रहा है, OB की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ, देख मैं AP, इस OB की जगह पर AP भी लिख सकता हूँ मैं, और OB की जगह पे और क्या सॉरी BP की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ, देख OA, दोनों लिख सकते हो, समझ आ रहा है, सेम ही है ना यार। ये O से B तक का डिस्टेंस और A से B तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, ये B से B तक का डिस्टेंस और O से A तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ आ रहा है। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज जरा ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते बेटा, Ix निकालते हैं और Iy निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, याद कर, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, ये r कौन होता है, एक्सिस और dm का डिस्टेंस, तो Ix क्या रहेगा, देख इंटीग्रेशन dm, ये दोनों चीज तो ऐसी रहेगी। अब r लेने का, कौन सी एक्सिस है, देख Ix, किधर है Ix, सर ये रहा Ix, दिस इज Ix। अब मुझे होता है ये वाली एक्सिस तेरे dm से कितने डिस्टेंस पे, ये ना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, bp, इधर आएगा bp स्क्वायर, करेक्ट। Iy क्या रहेगा, देख Iy क्या रहेगा, इंटीग्रेशन dm, ऐसी रहेगा। जब Iy ले रहे तो y वाली एक्सिस कौन सी, देखिए वाली है। अब ये एक्सिस अपने पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे, देख AP डिस्टेंस में ना, ये y वाली एक्सिस है और ये पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस है, AP, इस पूरी लाइन को मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, सही है। अभी इक्वेशन नंबर 3, या इक्वेशन नंबर 3 नहीं लेते, डायरेक्ट Iz लेते, सेम फॉर्मूले से बताओ, ये जो फॉर्मूला अपने पास I का r स्क्वायर dm, इसी फॉर्मूले से बताओ Iz कितना रहेगा, बताओ जल्दी, Iz क्या रहेगा, सर इंटीग्रेशन ऐसी लिख दो, dm भी ऐसी लिख दो, और लेते r डिस्टेंस, तो वेयर इज z एक्सिस, सर ये z एक्सिस, पॉइंट P किधर है, सर ये रहा पॉइंट P, तो z एक्सिस और पॉइंट P के बीच में कितना डिस्टेंस है, OP, तो क्या है इधर OP का स्क्वायर। अब यहीं से स्टार्ट करो, मैं यहीं से स्टार्ट करो, ये Iz को ऐसे रहने दे, इंटीग्रेशन को ऐसे रहने दे, dm को ऐसे रहने दे, OP स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देख मैं OP स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, और OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये कहाँ से आया बोल, इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, अगर दो से कंफ्यूज हो रहा है तो एक ही ले लो, चलेगा, कोई मसला नहीं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दिया। अब बेटा ध्यान से देखा, ये BP स्क्वायर को ऐसे रहने दे, इस OB पर ध्यान दे, OB और किसके बराबर है, ये AP के, OB किसके बराबर रहेगा, उसके सामने कौन सी साइड है, AP के, तो इन फिगर डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है OB का वैल्यू बराबर रहेगा किसके, AP के, तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, Iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन OB स्क्वायर की जगह आ जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर dm,
अब ये इंटीग्रेशन और डीएम अंदर लेके जाओ, क्या हो जाए देखिए, आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसको मिलेगा, और इंटीग्रेशन के साथ साथ और क्या मिलेगा, डीएम प्लस इंटीग्रेशन इधर, और क्या आएगा बोल, डीएम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई जेड को इसी दे इंटीग्रेशन ए पी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ए पी स्क्वायर डीएम कौन है, आई वाई, प्लस इंटीग्रेशन बीपी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन बीपी स्क्वायर डीएम कौन है, आई एक्स। दिख रहा है कुछ आ गया कि नहीं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, खत्म, चालू होते ही खत्म, इतना छोटा सा, समझा। तो क्या करने का है, याले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, आई एक्स और आई वाई निकाल लिए, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, आई जेड से स्टार्ट किए, ओपी स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ चुकी है, खाली ओबी को चेंज कर दिया और उसकी जगह पे क्या लेके आ गया, एपी, इंटीग्रेशन डीएम अंदर लेके गया, ये मेरा आई वाई, ये मेरा आई एक्स, खत्म, समझा। कितना छोटा दिख रहा है बेटा, इसलिए कम मार्क्स में भी आता है, ऐसा है ना, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स स्टेटमेंट का और ये प्रूफ का 2 मार्क्स। करेंगे प्रूफ, हेडिंग डालो, लिखो पूरा फास्ट, दोनों थ्योरम यहाँ पे आपके हो जाते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस भी और पैरेलल एक्सिस भी। डायग्राम ध्यान से बनाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन जनरल पढ़ रहे थे, हाँ अब स्पेसिफिक करके पढ़ेंगे थोड़ा। ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्रीज है, शेप्स है, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर लिखा, क्या, रिंग। रिंग किससे मैच खाएगा बताओ, सर्कल से, लेकिन सर्कल अंदर से खाली होना चाहिए, हाँ पूरा भरा हुआ सर्कल रहेगा तो रिंग नहीं कहलाएगा, डिस्क बन जाएगा। नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे। काड़ा बीड़ा है क्या किसी के पास, कुछ चूड़ी काड़ा बीड़ा क्या जरा, ये देखिए रिंग है, दिस इज रिंग, ठीक है बेटा, रिंग है, सर्कुलर है और अंदर से खाली है, सर्कुलर है पर अंदर से खाली है। इसकी जगह पे कॉइन को इमेजिन करो या प्लेट को इमेजिन करो, सर्कुलर रहेगा वो भी पर अंदर भरा रहेगा, तो वो रिंग नहीं कहलाएगा, वो रिंग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डिस्क है। दिस इज रिंग एंड इफ आई टेक अ कॉइन दैट विल बी डिस्क। रिंग और डिस्क में फर्क समझ रहा है कुछ, रिंग और डिस्क में फर्क समझ रहा है, ये डिस्क है, ठीक है बेटा, डिस्क है, ये भी सर्कुलर और बीच में खाली है, क्या ये बीच में खाली है, सो दिस इज अ रिंग, दिस इज अ डिस्क। दोनों कौन सी ज्योमेट्री से मैच खा रहे हैं, सर्कल से। और ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्री जो हम लोग जानते हैं, रॉड, क्यूब, बॉक्स बॉक्स, है ना, इसके अलावा कोन, कोन कोन जानते हैं ना हम लोग, सिलेंडर, स्फीयर, है कि नहीं, ये सारी ज्योमेट्री वो है जो हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन से इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेशल फॉर्मूला निकालने वाले। रिंग रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने का, हर जगह हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन एम आई आर आई स्क्वायर या फिर सॉरी समीशन एम आई आर आई स्क्वायर या फिर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, हर जगह ये फॉर्मूला लगा सकते क्या, नहीं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी ज्योमेट्री हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उनका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। सबसे पहले आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ ये कैसे आता है। फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, किसका बेटा, डिस्क का। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाकायदा आपको डेरिवेशन है। पेज नंबर 14 पे आओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, मिला हो पूरा डेरिवेशन, उसको डिराइव करना है। तो सर ऐसे कितने डेरिवेशन करेंगे, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, क्या क्या करते बैठेंगे, नहीं सबको नहीं करना है, डेरिवेशन सिर्फ डिस्क की दिए, उसके बाद बाकी सबका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया, सबका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया। कहाँ पे दिया मालूम, चैप्टर की लास्ट पेज पे आओ, यू विल गेट अ येलो कलर बॉक्स, पेज नंबर 21, मिला। देख कितने ऑब्जेक्ट है उसमें, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, देख रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर, मिला। सेकेंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर से रिंग। थर्ड ऑब्जेक्ट एन्युलर रिंग, 3 टाइप की रिंग हो गई। चौथा ऑब्जेक्ट डिस्क, फोर्थ फिर से डिस्क, फिफ्थ हॉलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर स्फेरिकल शेल, देन रेक्टेंगुलर प्लेट, मिला। उसके बाद 3 यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट, फिर से आया। उसके बाद यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेललेलोपिपेड, मिला। ये सब क्या है बताता हूँ आगे। नेक्स्ट देख, यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, यूनिफॉर्म हॉलो
राइट सर्कुलर कोन, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाजू में फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, है? किसी को भी डिराइव करके दिया क्या? बस एक डिराइव करके दिया, डिस्क का। किसका बेटा? डिस्क का। तो उसका डेरिवेशन देखना है, बाकी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करने का बोल? डायरेक्ट याद करने का। क्या करने का बेटा? डायरेक्ट याद करने का। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं? डिस्क का डेरिवेशन देखना है, बाकी सब डायरेक्ट याद करना है। न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, एनएससीटी जेडबलई नीट, इसमें भी बहुत काम आता है। उसमें कोई भी शेप दे देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम के साथ याद रखना है, लिटरली नाम के साथ याद रखना है। रिंग रहेगा तो ये फॉर्मूला, डिस्क रहेगा तो ये फॉर्मूला, रॉड रहेगा तो ये फॉर्मूला, प्लेट रहेगा तो ये फॉर्मूला, कोन रहेगा तो ये फॉर्मूला, स्फीयर है तो ये फॉर्मूला, सिलेंडर है तो ये फॉर्मूला। ऐसा नाम के साथ आपको सबका फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो जो पूरा टेबल है, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम लोग उसी से करेंगे। अभी रिंग और डिस्क के पीछे पड़ते थोड़ा सा। रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। रिंग का कोई डेरिवेशन दिया क्या अपने को? नहीं। डिस्क का डेरिवेशन दिया है। रिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है। कैसे दिया है सब लोग बोर्ड पर देखिए। ऐसा कैसे दे दिया सर डायरेक्ट? ये देख, दिस इज अ रिंग, ये एक रिंग है सर। यूनिफॉर्म रिंग किसको बोलते हैं बेटा? इसका जो मास रहेगा पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा मतलब ये रिंग है, यहाँ पे थोड़ी हैवी है, यहाँ पे थोड़ी हल्की है, ऐसा नहीं रहेगा। पूरे में कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और यूनिफॉर्म रिंग की एक खास बात और होती है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। अगर ये थोड़ा थिक हो जाएगा, थोड़ा ये थिक हो जाएगा, जैसे वाइजर रहता है देख, जो नट स्क्रू फंसाते हैं ना वाइजर, वो थोड़ा थिक रहता है देख, वो भी रिंग है लेकिन उसका थिकनेस रहता है। वहां पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वाइजर देखो कैसा रहता है, ऐसे रहता है, मशीन से निकलता है ना सिक्के की तरह, बीच में उसमें एक ऐसा होल रहता है। अब है ये भी रिंग, इट इज नॉट अ डिस्क, इट इज ऑल्सो रिंग, पर कैसी देखिए? ठीक है, उसका थिकनेस है। तो इसको मैं यूनिफॉर्म रिंग के केस में रख सकता हूँ क्या? नहीं, उसका अलग फॉर्मूला आएगा। क्यों सर इसका अलग फॉर्मूला आएगा? इधर पे मसला क्या हो जाता है? मान इधर इधर देख, यहाँ दो रेडियस आ जाते हैं, अंदर की तरफ का अलग रेडियस रहेगा और बाहर की तरफ का अलग रेडियस, तो इधर फॉर्मूला चेंज होता है। लेकिन एक थिन रिंग रहेगी तो उसका रेडियस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। समझा? तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसी रिंग के लिए बेटा? थिन रिंग के लिए। इस फॉर्मूले को आप इस रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको एन्युलर रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर इसका क्या फॉर्मूला होता है? जब आएगा तब कल बताऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल नॉर्मल रिंग लीजिए। तो एक थिन यूनिफॉर्म रिंग है अपने पास, थिन यूनिफॉर्म रिंग है, उसको उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे बोल? उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। सर उसकी एक्सिस मतलब इसका कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा ना, तो उसके सेंटर से एक एक्सिस है और उसको परपेंडिकुलर पास हो रही है। कैसे पास हो रही बोल? परपेंडिकुलर। ये देख, ये रिंग है, एक्सिस देख कैसे रहेगी, ध्यान से देखना। दिस इज रिंग, इसका सेंटर कहाँ रहने वाला है? यहाँ पे बीचों बीच में। तो सेंटर से ऐसी एक एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही है और इसको परपेंडिकुलर। कैसे घूमेगी फिर बताइए? कैसे घूमेगी? ऐसे, अपनी जगह पे ऐसा गोल 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 गोल, ऐसा नहीं घूमेगी। हाँ, अपनी जगह पे ऐसा गोल गोल घूमेगी। यहाँ पे एक्सिस ऐसे रोटेट करेगी रिंग। अब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मुझे फॉर्मूला निकालना। क्या करना है बोल? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो दिस इज हाउ द रिंग इज रोटेटिंग। ठीक है, ऐसे घूम रही है रिंग। क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अच्छा रिंग है तो भाई उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो समझो इसका रेडियस है कैपिटल आर। हाउ मच इज द रेडियस? कैपिटल आर। रेडियस कितना है बोल बेटा? कैपिटल आर। तो मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मास एलिमेंट कंसिडर किया और इस मास एलिमेंट को ले लिया डीएम। क्या ले लिया बोल? डीएम। इस पूरी रिंग का मास है कैपिटल एम, इस पूरी रिंग का मास क्या बोल? कैपिटल एम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। ये आर स्क्वायर क्या होता है? डीएम का एक्सिस से डिस्टेंस। ये डीएम एक्सिस का, ये एक्सिस है ना, कितना डिस्टेंस है? कैपिटल आर, रेडियस। तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्क्वायर डीएम। अब मुझे एक बात बताना बेटा, इस पूरी रिंग में मास एलिमेंट को कहीं पे भी ले लो, इस पूरी रिंग में मास एलिमेंट को यहाँ ले ले, इधर ले ले, इधर 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 कहीं भी ले ले, आर का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। आर चेंज होने वाला है क्या? जो चीज चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती है। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, लिख दिया आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या बच गया? इंटीग्रेशन डीएम। डीएम छोटे से एलिमेंट का मास था, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी रिंग का मास आएगा। रिंग का मास कितना है? आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एम। तो क्या आ गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग? एम आर स्क्वायर। आप देखिए इस फॉर्मूले से आप इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग। लेकिन कब? जब ये ऐसे रोटेट हो रही हो? नहीं, जब कैसे रोटेट हो रही है? अपनी जगह पे ऐसा गोल गोल घूम रही है, एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल 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 घूम रही है।
समझा रहा है? ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है? mr स्क्वायर। तो आपको करने का क्या मालूम, इसका मास नापना है। क्या करने का बोल? इसका मास नापने का है। मास नाप लिए, उसको साइड में लिख दो, फिर रेडियस निकालने है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? पहले डायमीटर निकाल लो, प्रकार आता है ना ऐसा, उससे ऐसा डायमीटर निकाल लो, जो भी डायमीटर है उसका आधा कर दो। क्या मिल गया? रेडियस। मास मिल गया, रेडियस मिल गया, रेडियस का स्क्वायर करो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोल? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। देखो टेक्स्ट बुक में दिया है आपको, पेज नंबर 13 पे आओ, पेज नंबर 13। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग मिला? कुछ भी डिराइव नहीं किया है मैंने, तो भी इतना आपको डिराइव करके दिया, कुछ भी नहीं किया। देख डायरेक्ट लास्ट में फॉर्मूला क्या लिखा, देख क्या लिखा लास्ट में फॉर्मूला? mr स्क्वायर मिल गया, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका बेटा? रिंग का। अभी किसकी बारी? डिस्क की। तो डिस्क का पूरा डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पे आएंगे सब लोग, नेक्स्ट पेज पे आएंगे बेटा सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क मिला, उसको अपने को डिराइव करने का, वी हैव टू डिराइव दैट। चलो बोर्ड पर ध्यान से रहेंगे सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, इजी डेरिवेशन है, खाली एक छोटा सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो अब रिंग नहीं ले रहे हम लोग, अब क्या ले रहे बेटा? डिस्क ले रहे। तो मेरे पास एक डिस्क है, अंदर से खाली रहेगी क्या है? अंदर से पूरी भरी हुई रहेगी, ठीक है। सो आई गॉट अ डिस्क, ये इसका सेंटर है, अपने सेंटर की एक्सिस के अबाउट क्या करिए? रोटेट करिए। और प्लेन ऑफ डिस्क को परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, ठीक है ना। लाइक अगर ये डिस्क है, ये डिस्क है, इफ दिस इज द डिस्क, तो एक्सिस कैसा पास हो रही है? ऐसा परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से ऐसा ऊपर, ऐसा रोटेट करिए। अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा बोल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा डिस्क कैसी है बोल? यूनिफॉर्म डिस्क है। कैसी डिस्क है? यूनिफॉर्म डिस्क मतलब मास पूरे में कैसा बटा हुआ रहेगा? इक्वली, कहीं ज्यादा कहीं कम रहेगा क्या? नहीं। जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमेशा सेम आती है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमेशा क्या आती है? सेम। भाई डेंसिटी अपने को क्या नापती है? कितना हल्का है, कितना भारी है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसा रहेगा क्या? कहीं पे ज्यादा हल्का है, कहीं पे ज्यादा भारी है, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता है, एक जगह पे ज्यादा भारी है, एक जगह पे कम कम भारी हल्का है, तो जिधर भारी रहता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा आती, जिधर हल्का होता है वहां पे डेंसिटी कम आती। और मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर पॉइंट की डेंसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर यूनिफॉर्म डिस्क डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कौन है? रो। किससे दिखाते हैं डेंसिटी को? हाँ सिग्मा यूज करा मैं इधर, अपन रो यूज कर रहे हैं, चलेगा। इधर रो यूज करना है, वो भी यूज करो। इधर फिलहाल मैं सिग्मा यूज कर रहा हूँ, चलेगा ना। क्यों सिग्मा यूज करा अभी आपको समझेगा। रो का फॉर्मूला क्या होता है बोल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रो? मास अपॉन वॉल्यूम। भूल गए क्या? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो का मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के निकालते हैं। वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। ये डिस्क 3 डायमेंशनल है क्या? क्या ये 2 डायमेंशनल है? तो 2 डायमेंशनल का डेंसिटी निकालने के लिए कोई बेवकूफ होगा जो ये फॉर्मूला यूज करेगा। क्यों? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका निकाल के दे मेरे को इसका वॉल्यूम। कैन वी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? इसका क्या निकल सकता है? एरिया। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या निकलता है? सरफेस एरिया निकलता है। अब इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो नीचे फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एरिया। मास अपॉन एरिया जो है ये वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, ये सरफेस डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है? याद है? 3 टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। लेंथ से डिवाइड करते तो लीनियर डेंसिटी आता है, एरिया से डिवाइड करते तो सरफेस डेंसिटी आता है, वॉल्यूम से डिवाइड करते तो वॉल्यूम डेंसिटी आता है। कहाँ पर आया था मालूम? 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, याद है? समझ रहे? तो ये जो एरिया से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये कौन सी डेंसिटी है रे? सरफेस डेंसिटी। कौन सी है? सरफेस डेंसिटी। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, यहाँ पर डेंसिटी निकालने के लिए एरिया से डिवाइड करना है।
इसे डिवाइड करना है एरिया से, तो उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सरफेस, बोलो सरफेस डेंसिटी किससे दिखा रहा है उसको, सिग्मा से, इज कांस्टेंट। सरफेस डेंसिटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से, सरफेस डेंसिटी को मैं किससे दिखा रहा हूँ, सिग्मा से। कांस्टेंट मतलब पूरी डिस्क ले, आधी डिस्क ले, डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन ले, कुछ भी कंसीडर करो, हर जगह पे सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सेम। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हर जगह वो क्या रहने वाला है, सेम रहने। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा, सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोल, मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम या मास अपॉन एरिया। तो मैं मान लेता हूँ इस डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, डिस्क का रेडियस कितना है बोल, कैपिटल आर। डिस्क का मास ले लेते हैं कैपिटल एम, एरिया क्या आएगा बोल, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि ये डिस्क किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 9वीं 10वीं से पढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह क्या जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, देख, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई बोल, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। सर अपने को तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था ना, ये तो आप सिग्मा निकाल के दे दिए, निकाल लो, डोंट वरी। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग रिंग की हेल्प लेंगे, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को ऑलरेडी पता है। क्या होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। तो मैं डिस्क की जगह रिंग कंसीडर कर रहा हूँ। सर डिस्क में रिंग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। इस पूरे डिस्क में एक पतला सा थिन रिंग कंसीडर करो, ये देखिए वाला, एक पतली सी थिन रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी ये सिक्के को काट नहीं सकता मैं, वरना काट के दिखाता। तो इस पूरी डिस्क में मैंने क्या किया, एक पतली सी क्या कंसीडर किया, रिंग। क्या कंसीडर किया, रिंग। ऐसा समझ कोई गोल चीज से ऐसा काटा इसको अंदर से, तो क्या निकल के अलग होगी इसमें से, रिंग निकल के अलग होगी। क्या बोला समझ रहे, समझिए कटर है, इसके बीच में कुछ नहीं, बीच में खाली है, ऐसा गोल कटर है, बीच में कुछ नहीं। इसमें यहाँ पे रख के ऐसा काटूंगा जब, तो ये अपने साथ क्या लेके बाहर आएगा, रिंग लेकर के बाहर आएगा। तो एक डिस्क में भी क्या छुपी हुई है, रिंग। ऐसी कितनी रिंग बनेगी इसमें, बहुत सारी, इनफाइनाइट। यहाँ से शुरू होगी, तो उसके बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और ऐसा एंड तक। यानी एक बड़ी रिंग लो, उसके अंदर उससे जस्ट छोटी, उसके अंदर उससे जस्ट छोटी, उसके अंदर उससे जस्ट छोटी, ऐसी बहुत सारी रिंग को लाइन से अरेंज करो, क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। मतलब डिस्क बहुत सारे रिंग का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन। तो एक रिंग लूंगा, उसको शुरू से आखिर तक इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। समझ में रहे, एक रिंग लूंगा, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, यहां से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगी, पूरी डिस्क बन जाएगी। अब समझा रिंग को क्यों उठा रहे, रिंग को शुरू से आखिर तक इंटीग्रेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डिस्क में कन्वर्ट। अब जरा ध्यान से देख, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो रिंग है इसका थिकनेस बहुत कम है, बहुत ही कम थिकनेस है। समझो इसका थिकनेस है, ध्यान से देखा, इसका थिकनेस है डी आर। कितना इसका थिकनेस, डी आर। उसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा ना, सिर्फ ये इतनी रिंग का कुछ ना कुछ मास भी तो होगा ना। अब इतनी पतली रिंग लिए तो मास भी कैसा रहेगा, कम ही रहेगा, ज्यादा मास रहेगा क्या। पतली सी रिंग बना रहे हो तो बहुत भारी रहेगी क्या, वो हल्की रहेगी ना। तो इसका मास क्या ले लेते हैं हम लोग, डीएम। मास क्या लेते हैं बोल, डीएम। इस रिंग का रेडियस भी रहेगा कुछ ना कुछ, कैपिटल आर रहेगा क्या, कुछ तो और रहेगा, तो इसको मैं लेता हूँ स्मॉल आर। रेडियस कितना ले लिया बोल, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर ले लिया। मुझे बताना ये रिंग अलग अलग साइज में रहेगी, यहाँ से शुरू होगी तो कहाँ तक जाएगी, एंड तक। तो बता स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। जब सेंटर पे रहोगे तो स्मॉल आर कितना रहेगा, 0, और एकदम एंड पर आ गए तो स्मॉल आर कितना रहेगा, कैपिटल आर। मतलब ये स्मॉल आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर, स्मॉल आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बोल, 0 से लेकर कैपिटल आर। एकदम यहाँ से शुरू करोगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एंड तक पहुंचोगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो ये मैंने एक रिंग कंसीडर की। तो कंसीडर अ स्मॉल रिंग ऑफ थिकनेस, कितना थिकनेस है उसका बोल, डी आर, एंड मास, बोल मास कितना है उसका, डी एम। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है ना, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा बोल, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसीलिए इधर क्या लिखा देख, स्मॉल आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये जो पतली सी रिंग बनी है उसका कितना है बोल, कितना है बोल, मास। भाई ये छोटी सी रिंग का मास कितना है, डीएम। फिर आर स्क्वायर, ये आर क्या होता है, रिंग का रेडियस ना,
इधर रिंग का रेडियस कितना है रे, स्मॉल आर, तो क्या आएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या मिल गया बोल, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। आई एम टेलिंग यू टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग। इस रिंग का एरिया निकालना है मुझे। किसका एरिया निकालना है, रिंग का। बताओ रिंग का एरिया क्या है, बताओ। नहीं बताओ रिंग का एरिया, सिर्फ ये रिंग का एरिया कितना है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका एरिया कितना है बताओ। कैसे दिख रहा है ये सर्कल, सर्कल का एरिया, ये फॉर्मूला लगेगा इधर, नहीं लगा सकते। क्यों, सुन, एरिया किसको बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है। ये देख, ये कॉइन को मैं अपने हाथ पे रखता हूँ, ये सर्कल की पूरी जगह घेर रहा है ना, लेकिन रिंग को रखूंगा तो उसका जो सरकमफेरेंस रहेगा खाली उतनी जगह घेरेगा, पूरी जगह घेरेगा क्या वो, नहीं। तो सर इधर तो सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, तब मैं इसकी एरिया कैसा निकालूं। सुन जरा, इधर पे हम लोग थोड़ी सी चालाकी करेंगे। क्या कर रहा हूँ मालूम है, इस रिंग को समझ, यहाँ से ऐसा काटा मैंने, ये देख, ये रिंग को समझ यहाँ से ऐसा काटा, और काट के दोनों एंड को पकड़ के ऐसा खोल दिया, क्या ज्योमेट्री मिलेगी, क्या ज्योमेट्री मिलेगी, रेक्टेंगल। थिकनेस भी तो है ना उसका, यहाँ से काटा, काट के ऐसा खोल दिया, ऐसा एक रेक्टेंगल मिलेगा ना रे। नहीं समझा, नहीं समझा क्या, समझ में आ रहा है कैसे मिला रेक्टेंगल। भाई थिकनेस भी है ना उसकी, तो एक रिंग इमेजिन करो जो थोड़ी थिन है, एक ऐसी रिंग इमेजिन करो जो थोड़ा उसके पास थिकनेस है ऐसा। अब इसको जब यहाँ से काटोगे ऐसा और काट के ऐसा ओपन कर दोगे, क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर पट्टी मिलेगी ऐसा। रेक्टेंगल का एरिया तो पता है अपने को, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई जो इस रेक्टेंगल का एरिया रहेगा, इसी को गोल करके रिंग बनी है ना, तो जो रेक्टेंगल का एरिया रहेगा वही रिंग का एरिया रहेगा। तो समझा इस रिंग का एरिया कैसे निकाले, कैसे निकाले रिंग का एरिया, चालाकी कर, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे, रेक्टेंगल। पहुंच गया भाई, पहुंच गया। उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे, रेक्टेंगल में। भाई पहुंच गए एकदम सीधा। वो बचपन में तुम लोग दिए रहेंगे थे कि फुटपट्टी आती थी, ऐसा मारो गोल होकर क्या बन जाती थी, रिंग। गोल होकर क्या बन जाती थी, रिंग। ऐसा मारते थे उसको हाथ पे तो गोल होकर रिंग बनती थी ना, और जब खोलते थे तो रेक्टेंगल बनती थी। तो एक रिंग को कट करके ओपन करोगे ना, यू विल गेट अ रेक्टेंगल। समझ आ रहा अच्छे से। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई ये रही इसकी लेंथ और ये रहा इसका ब्रेथ। चलो तुम लोग बताओ इसका ब्रेथ कितना रहेगा, ये इतना ब्रेथ कितना रहेगा, जितना इसका थिकनेस है, जितना इसका थिकनेस है उतना इसका ब्रेथ रहेगा। कितना है थिकनेस, डी आर, तो ब्रेथ कितना रहने वाला है, डी आर। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ कितना रहेगा सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, तो सर्कल का जो पूरा बाउंड्री होता है क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। दायरे का मुहित सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये लेंथ कितना रहेगा, 2 पाई आर। तो इधर ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग किसके बराबर रहेगा, देख, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। किसके बराबर है बेटा, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। इसका एक्सप्लेनेशन देख, इधर लिखा हूं, ये सरकमफेरेंस और ये थिकनेस। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ ना, तो 2 पाई आर इनटू डी आर। तो भाई इसका 2 पाई आर सरकमफेरेंस हो गया, थिकनेस कितना है, डी आर। ये क्या आ गया मेरे को, रिंग का एरिया। क्या गया बोल, रिंग का एरिया। किससे दिखा रहा हूं उसको मैं, डी ए। छोटी सी रिंग है ना, इसलिए एरिया भी छोटा रहेगा। क्या लिया मैंने, डी ए। अब बताओ सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू बोलना क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन एरिया। तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का मास कितना है, डीएम, उसका एरिया कितना है, डीए। तो चीटिंग कर रहे हो, रिंग के मास में डीएम लगाए, एरिया में डीए लगाए, तो इसमें भी डी सिग्मा लो। क्यों नहीं ले रहे हो डी सिग्मा, बता। कैसी डिस्क है ये, यूनिफॉर्म। कोई भी यूनिफॉर्म डिस्क रहेगी तो उसकी सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट होती, चाहे पूरी डिस्क ले, थोड़ी डिस्क ले, कितनी भी डिस्क ले, सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। भाई जब बड़ा पूरा डिस्क ले रहे हो, उसका मास है समझ 100 और रेडियस है 10, कट के कितना आंसर आ गया, 10 आंसर है। छोटा हिस्सा कंसिडर किए, मास है 10, रेडियस भी तो कम होगा ना छोटे का, 1, कट के कितना आंसर आया, 80। छोटा हिस्सा ले, बड़ा हिस्सा ले, और बड़ा हिस्सा ले, अगर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा क्या आएगा, सेम आएगा। तो भाई ये यूनिफॉर्म है ना, तो उसका सिग्मा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस रिंग के लिए सिग्मा की वैल्यू होगी मास अपॉन एरिया, डीएम अपॉन डीए। डीएम को ऐसी रेंज है, डीए भी निकाले ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीए, 2 पाई आर डी आर। यहां से डीएम अकेला कर,
डीएम अकेला कर, ये डीएम इधर क्या कर रहा है, ऊपर है, ये 2 पाई आर डी आर इधर क्या कर रहा है, नीचे। यहाँ आएगा तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये किसकी वैल्यू आई, डीएम की। सर काय को निकाले डीएम, इक्वेशन नंबर 2 दे, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डीएम है ना, इसीलिए निकाले। इसको पुट कर इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, आई आर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बता क्या हो जाएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा डीएम की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 को ऐसी रहने दो, पाई को ऐसी रहने दो, सिग्मा को ऐसी रहने दो, आर इंटू आर स्क्वायर, बोलना आर क्यूब इंटू डी आर। ये आ गया मेरे को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इस पतली से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे निकालना किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, पूरी डिस्क का। तो भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है, उसको इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इधर ध्यान से देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा भाई, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पतली से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा लिमिट है ना अपने पास इंटीग्रेशन की, आर कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से कैपिटल आर तक। तो लिमिट क्या लेंगे, 0 से, भाई सबसे छोटी रिंग इतनी बड़ी बनेगी ना सेंटर पे आके, उसका रेडियस कितना रहेगा, 0। सबसे बड़ी रिंग इतनी बड़ी बनेगी, उसका रेडियस कितना रहेगा, कैपिटल आर। तो लिमिट पता है मुझे इंटीग्रेशन की, 0 से लेकर कैपिटल आर। अब ये आई को ऐसी रहने दे, इंटीग्रेशन ऐसी रहने दे, 0 टू कैपिटल आर। आई आर की जगह उसकी वैल्यू रख, क्या है देख, 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। बेटा जो चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर आती है, ले लो बाहर, 2 नंबर है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, पाई नंबर है 3.14 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है, क्योंकि कैसी डिस्क है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्क का सिग्मा कांस्टेंट होगा, बाहर निकाले। अंदर बचा कौन फिर, आर क्यूब इंटू डी आर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर, 11th में पढ़ाया था मैंने आपको, एक्स रेस टू एन डी एक्स। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, एक्स रेस टू एन डी एक्स, मतलब मैं एक्स के dx मतलब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करो, x के ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर। तो जब भी x के ऊपर पावर होता है, बहुत ध्यान से देखना, जब भी x के ऊपर पावर होता है उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज़ टू पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। मतलब जो पावर रहता है ना उसमें ऐड कर दो 1 और उसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। यहाँ पे d के साथ कौन लगा, देख r, मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है, r के। है r, कितना पावर लगा इसमें, 3। क्या करेंगे, 3 में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो r रेज़ टू 4 अपॉन 4। इसका इंटीग्रेशन कितना है, 2 पाई सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई किया, r क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा r रेज़ टू 4 अपॉन 4। लिमिट पता है, लोअर लिमिट क्या है, 0, इसको नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट क्या है, r, इसको ऊपर लिखते हैं। अब लिमिट अप्लाई करो, याद करो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट, सर जो वेरिएबल रहेगा उसकी जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है और फिर नीचे वाली लिमिट का रखनी है और बीच में माइनस। 11th में सिखाया हो, याद करो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, नहीं भी पता है तो इधर ध्यान दो। जो ऊपर वाली लिमिट रहेगी पहले वो वेरिएबल की जगह आएगी, इधर वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर। फिर जो नीचे वाली लिमिट है वो वेरिएबल की जगह आएगी और बीच में माइनस, क्या बनेगा देखिए, 2 पाई सिग्मा, स्मॉल आर की जगह पहले क्या रखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर रेज़ टू 4/4 माइनस, फिर इसकी यहाँ पे क्या रखेंगे, 0/4। ये कितना आएगा रे, 0 ही आएगा, छोड़ उसको, क्या बचा, 2 पाई सिग्मा, इधर क्या बचा, r रेज़ टू 4/4। अब इस सिग्मा पे ध्यान दे और सबसे पहली इक्वेशन देख, सबसे पहली इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकाले थे, सिग्मा की ना। क्या थी सिग्मा की वैल्यू, m/πr²। तो फ्रॉम 1 i का वैल्यू क्या रहेगा देख, 2 पाई, सिग्मा की जगह क्या आएगा देख, सिग्मा की जगह क्या आएगा, m/πr² इंटू r रेज़ टू 4/4। जो जो कट रहा है उसको काट दे। सर सबसे पहले 2 से 4 कट गया, 2 पाई से पाई कट गया, इधर r का 2 पावर, इधर 4 पावर है, 4 पावर में से 2 पावर, 2 पावर 2 पावर कट जाएगा, तो इधर 2 पावर, इधर 2 पावर कट गया, कितना पावर बचा, 2 पावर बचा। तो क्या क्या बचा फिर बता, i इज इक्वल टू, सर ये m बच गया, r के ऊपर 2 पावर बच गया और अपॉन के नीचे 2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। What is the formula of moment of inertia of a disc, 1/2 mr। देख रिंग का क्या फॉर्मूला था,
एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या फॉर्मूला है? हाफ एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा अच्छे से? तो एक रिंग लिया, वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर। क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। और एक डिस्क लिया, सेम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। अब सोच अगर सबका डेरिवेशन दिया होता तो, रिंग का भी, डिस्क का भी, स्फीयर का भी, कोन का भी, हाँ सबका डेरिवेशन क्या हो जाता? समझ में आ रहा है ना? अत्याचार हो जाता। खाली एक का डेरिवेशन दिया, किसका? डिस्क का। ये भी नहीं दिया, ये मैं खोटा अपनी तरफ से दे दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी तुमको डायरेक्ट दिया बस। तो डेरिवेशन दिया डिस्क का है, तो पूछा भी तो किसका पूछेगा? डिस्क का ही पूछेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन आया तो किसका आएगा रे? डिस्क का आएगा। बाकी सारे फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट याद रखते हैं। तो जो टेबल है ना येलो वाला, जिसमें सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वहीं से चालू करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे का तुम्हारा एक क्लास टेस्ट होगा। क्या होगा बोल? क्लास टेस्ट, पेपर होगा। पुलिस के तुम लोग खुद अपनी बुक में से लेके आएंगे, बीच वाला पेज, दो वाला, नहीं है तो घर से लेके आना। क्वेश्चन पेपर अभी बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लिख रही? दोनों थ्योरम तो पढ़ के आने की। स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इसीलिए दोनों को रिवाइज करके आएंगे सब लोग। समझ में आ रहा है क्या बोलो? नेक्स्ट लेक्चर में आधा घंटा पहले तुम्हारा इसका टेस्ट होगा, सारे बच्चों को लिख के मुझे सबमिट करना है और मैं चालाकी से लूंगा। शुरुआत में 15 मिनट ये वाली लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ करेगी, ये वाली लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ करेगी, ये वाली लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ करेगी, और ये दोनों बीच की लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूफ करेगी। और फिर लास्ट के 15 मिनट उल्टा हो जाएगा। इनको इनको और इनको परपेंडिकुलर एक्सिस करना पड़ेगा और इन दोनों को पैरेलल एक्सिस करना पड़ेगा। इतना दिमाग है मेरे पास। चलो सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम करो तो सब करेंगे, सब करेंगे। तू दिखा, तेरा मैं करती हूँ, तेरा मैं करती हूँ। समझ में आ रहा क्या? लो अल्टरनेट थ्योरम प्रूफ करने का रहेगा, तो पढ़ के आएंगे अच्छे से, घर पे से पूरा रिकैप करके आएंगे। प्रैक्टिस करो लिख लिख के। नेक्स्ट लेक्चर जब भी फिजिक्स करेंगे। और जो टेबल है ना, वो टेबल येलो वाला, वो जो येलो वाला टेबल है ना, उसमें पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस भी यूज होगा, तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके आ। उसको लिख लो जल्दी से। चलो 10 मिनट है, लिख लो फिर जाना। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा 9:30 बजे की छुट्टी का।